लेकिन इन्हें और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बीजेपी ने मध्य प्रदेश में अपने 3 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया। बालाघाट से ढाल सिंह बिसेन होंगे और साथ ही खरगोन से गजेंद्र पटेल और राजगढ़ से रोडमल नागर को उम्मीदवार बनाया गया है। और अभी भी 11 सीटों पर पेंच फंसा हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, खरगोन से गजेंद्र पटेल को यहां पर उम्मीदवार बीजेपी ने बनाया है। बालाघाट से ढाल सिंह बिसेन को उम्मीदवार बनाया गया है। और इस पूरे मामले की यदि बात करें तो 3 उम्मीदवार अभी घोषित किए गए हैं। इसके अलावा अभी 11 सीटों पर और नाम घोषित किए जाने हैं, जिसमें कि पेंच फंसे होने की स्थिति हम कह सकते हैं। क्योंकि इस वक्त जो स्थिति बन रही है, राजगढ़ से रोडमल नागर उतारे गए हैं मैदान में और अभी भी 11 सीटों पर घोषणा होना बाकी है। वो उम्मीदवार कौन से होंगे, जिनमें कि कई वीवीआईपी सीट्स हैं और इसके अलावा कई बीजेपी के गढ़ माने जाने वाली सीट्स हैं, उन पर भी अभी प्रत्याशियों के ऐलान होना बाकी है। फिलहाल अभी ताजा जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि राजगढ़ से रोडमल नागर को बीजेपी ने टिकट दिया है। और इसके अलावा आपको बता दें कि बालाघाट से ढाल सिंह बिसेन उम्मीदवारी करेंगे बीजेपी के लिए और बीजेपी के टिकट पर बालाघाट से चुनाव लड़ेंगे ढाल सिंह बिसेन। और ढाल सिंह बिसेन के अलावा अगर बात करें, खरगोन से गजेंद्र पटेल चुनावी मैदान में है और राजगढ़ लोकसभा सीट से इस बार रोडमल नागर को उम्मीदवार बनाया गया है। जबकि 11 सीटों पर बीजेपी को अभी उम्मीदवार उतारने बाकी हैं। हालांकि खबरें यह हैं कि सीटों पर नाम लगभग तय हैं और यदि नाम तय हैं तो इस पर आखिर घोषणा क्यों नहीं हो रही है, सवाल लगातार उठ रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से अभी इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी के नेताओं का यह कहना है कि आला कमान सब कुछ तय करेगा और समय लगेगा। ये समय लगने की बातें और इन्हीं सब बातों, कयासों और आरोपों प्रत्यारोपों के बीच 3 उम्मीदवार और बीजेपी ने जारी कर दिए 3 सीटों पर। खरगोन से गजेंद्र पटेल, राजगढ़ से रोडमल नागर और बालाघाट से ढाल सिंह बिसेन। ये 3 उम्मीदवार आपको बता दें जो कि बीजेपी की इन 3 सीटों पर उनके उम्मीदवार होंगे। और मध्य प्रदेश की इन 3 लोकसभा सीटों पर भी बीजेपी ने उम्मीदवार जारी कर दिए हैं। इससे पहले बीजेपी ने कुल मिलाकर अब 29 सीटों में 11 सीटें और बची हैं उम्मीदवार, जिसमें घोषित किए जाने अभी बाकी हैं। और अब तक कुल मिलाकर 17 सीटों पर नाम घोषित किए जा चुके हैं। और अभी ताजा जानकारी के अनुसार आपको बता दें, बालाघाट से ढाल सिंह बिसेन उम्मीदवार होंगे, बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। खरगोन से गजेंद्र सिंह पटेल चुनाव लड़ेंगे। राजगढ़ से रोडमल नागर चुनाव लड़ेंगे। और अभी भी 11 सीटों पर पेंच फंसा हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी ने 3 उम्मीदवारों का नाम जारी कर दिया है और कुल मिलाकर अब तक 17 सीटों पर, माफ कीजिएगा 18 सीटों पर नाम सामने आ चुके हैं, जो कि अभी 3 सीटें घोषित की गई। इससे पहले 15 सीटों पर पहले बीजेपी ने अपने उम्मीदवार उतारे थे। और जी मीडिया संवाददाता अजय इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय, बात करें तो अभी ये 3 जो नाम उम्मीदवारों के घोषित किए गए, जिसमें खरगोन से गजेंद्र पटेल, राजगढ़ से रोडमल और बालाघाट से ढाल सिंह बिसेन है, क्या कुछ और जानकारी मिल पा रही है? 11 सीटों पर नाम भी आने अभी तो। और देखिए आशीष, बेहद महत्वपूर्ण इन 3 नामों में यदि कोई एक नाम है तो वो बालाघाट से भूत सिंह भगत है। भूत सिंह भगत का टिकट काट दिया है। मौजूदा सांसद का टिकट काटने की वजह क्या रही होगी, इसको आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। क्योंकि बहुत अच्छे परिणाम विधानसभा चुनाव में बीजेपी को वहां से देखने को नहीं मिले थे। उन सब के बीच में यदि देखा जाए तो भूत सिंह भगत और गौरीशंकर बिसेन, इन दोनों के बीच लंबे अरसे से झगड़ा चला आ रहा था। और झगड़े की वजह यही थी कि गौरीशंकर बिसेन की बेटी इस बार मौसम बिसेन वहां से दावेदारी कर रही थी। इन सब के बीच में ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब मौजूदा दौर में दूसरे बेटे मंत्रियों, विधायकों के नेताओं के पुत्र पुत्रियों को टिकट नहीं दी जा रही है, तो ऐसे में गौरीशंकर बिसेन की बेटी को टिकट देकर पार्टी वंशवाद के आरोपों को और नहीं झेलना चाहती थी। क्योंकि स्थितियां बहुत उलट थी इसके। क्योंकि यदि आप गोपाल भार्गव के बेटे को टिकट नहीं देते हैं तो उधर पे आपको फिर गौरीशंकर बिसेन की बेटी के बारे में भी सोचना होगा। ये तो उसी दिन साफ हो गया था जिस दिन गोपाल भार्गव के बेटे का टिकट काटा गया था कि बालाघाट
में भी जो है अब गौरीशंकर बिसेन की बेटी मौसम बिसेन को पार्टी उम्मीदवार नहीं बनाएगी। लेकिन इन सब के बीच में गौरीशंकर बिसेन की तरफ से भी स्थितियां साफ की गई कि यदि मेरी बेटी को टिकट नहीं दिया जाता है वहां तक तो ठीक है, लेकिन बोध सिंह भगत को भी जो है टिकट ना दिया जाए। यही कारण है कि पार्टी ने ढाल सिंह बिसेन के नाम पर, जो पूर्व सांसद भी रहे हैं वहां से और बीजेपी के बड़े नेताओं में गिने जाते हैं, ढाल सिंह बिसेन को अपना उम्मीदवार बनाया है। दूसरी ओर यदि देखा जाए तो राजगढ़ से रुडबन लागर हैं एक बड़े क्योंकि इस बार राजगढ़ की स्थितियां उलट है। दिग्विजय सिंह भोपाल से चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी चाहती है कि राजगढ़ में बेहतर उम्मीदवार दिया जाए। यही कारण है कि राजगढ़ से जो है रुडबन लागर को पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। इसी तरह 3 प्रत्याशियों के नाम की जो है घोषणा की है। आने वाले वक्त में जल्द ही पार्टी आज देर रात तक या कल सुबह तक की पूरी तस्वीर साफ कर देगी कि किन किन उम्मीदवारों को जो है टिकट देना है और क्या स्थितियां, क्योंकि पार्टी के पास अब बहुत कम वक्त रह गया। और मौजूदा दौर में कई ऐसी सीटें हैं जिनकी अपनी पेचीदगियां हैं, खासतौर पर इंदौर, ग्वालियर और भोपाल, इन तीनों सीटों पर जो बीजेपी के गढ़ मानी जाती हैं। बीजेपी में जबरदस्त तौर से इन तीनों सीटों में ना सिर्फ मंथन चल रहा है नामों को लेकर, बल्कि प्रत्याशी चयन की कवायद में रोजाना पार्टी संगठन के बड़े नेता बैठ रहे हैं, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो या प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह हो या संगठन महामंत्री सुहास भगत हो या संघ। यदि देखा जाए तो दोनों संघ और बीजेपी जो है बेहद मजबूत तरीके से मध्य प्रदेश में अपनी रणनीति को अंजाम देने में इस लिहाज से जुटे हुए हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में ज़्यादा दिन नहीं हुए सत्ता गंवाए हुए और बीजेपी का एक बड़ा वोट बैंक ना सिर्फ सरका है मध्य प्रदेश में, बल्कि बीजेपी के सामने चुनौती ये भी है कि अपनी सीटों को बरकरार रखा जाए। ऐसे बहुत कम हालात देखने को मिल रहे हैं कि जो सीटें बीजेपी के खाते में अभी हैं वो बीजेपी के पास बरकरार रहेंगे, क्योंकि मौजूदा दौर में कांग्रेस के पास 2 सीटें हैं, गुना और छिंदवाड़ा, जो कांग्रेस की परंपरागत सीटें हैं और अभी भी वो सीटें कांग्रेस के खाते में जस की तस बरकरार रहेंगी, क्योंकि कांग्रेस के मजबूत गढ़ों में मानी जाती हैं। अब ऐसे में बीजेपी को नुकसान है तकरीबन 3 से 4 सीटों पर, 5 सीटों पर दिखाई दे रहा है। बीजेपी नहीं चाहती है कि उन 5 सीटों पर भी उसको नुकसान हो, क्योंकि उसको जो कुछ रिकवर करना है वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और राजस्थान से करना है, जहां पर हिंदी भाषी प्रदेशों में उसका एक बड़ा जनाधार और एक बड़ा वोट बैंक माना जाता था। लेकिन तस्वीर कुछ उलट गई और उसके उलटने के बाद अब संघ मैदान में सक्रिय है और बीजेपी भी एक एक नाम को सोच समझ के और कैंडिडेटों का पूरा डेटा रख के उनको मैदान में उतार रही है और एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर भी देख रही है कि स्थानीय सांसद के प्रति कितनी नाराजगी है, क्योंकि बीजेपी भुगत चुकी है बहुत अच्छे से विधानसभा चुनाव में, जब उसके 12 से 13 मंत्री चुनाव हारे थे और उन मंत्रियों को उसने उम्मीदवार बनाया था। पहले एक बात कही जा रही थी कि मंत्रियों के टिकट काटे जाएंगे, लेकिन मंत्रियों का दबाव इस कदर था कि टिकट नहीं काटेगा। लेकिन अब लोकसभा में सबक लेते हुए बीजेपी जो है ज्यादातर सीटों पे जहां पार्टी का प्रदर्शन अच्छा रहा है, जैसे आपने आशीष, विंध्य और रीवा संभाग की स्थिति देखी, वहां मौजूदा सांसदों पे पार्टी ने भरोसा जताया था और उनको दोबारा टिकट दिया गया, क्योंकि रीवा और विंध्य संभाग में पार्टी का प्रदर्शन, कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था। यही कारण है कि वहां सांसदों के टिकट रिपीट किए गए। दूसरे इलाकों में जहां पार्टी गुटबाजी से जूझ रही थी, जहां पे स्थानीय विधायकों और सांसदों के बीच जो है टकराव की स्थिति थी या और दूसरी स्थितियां देखने को मिल रही थी, एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर था, या विधानसभा चुनाव के वक्त बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। यही कारण है कि वहां के टिकट काटे जा रहे हैं। लेकिन चुनौतियां अब भी हैं कि कौन पार्टी कितनी जल्दी अपने उम्मीदवारों का ऐलान करती है, क्योंकि यदि आप उम्मीदवारों को वक्त देंगे तो वो मैदानी स्तर पर अपनी मजबूती से तैयारी ना सिर्फ कर सकेगा, बल्कि ग्राउंड की फील्डिंग जो होती है, पोलिंग बूथ से लेके अपने इलेक्शन मैनेजमेंट तक को वक्त दे पाएगा। लेकिन अजय, बालाघाट से ढाल सिंह बिसेन, राजगढ़ से रोडमल का आपने जिक्र किया, मैं चाहूंगा खरगोन से गजेंद्र पटेल जो कि बीजेपी के उम्मीदवार हैं, तो खरगोन सीट पर क्या स्थिति है, इस बारे में भी कुछ दिलचस्प जानकारी दीजिए। देखिए, खरगोन की यदि बात की जाए तो वहां से कांग्रेस का एक बड़ा नाम है अरुण यादव और पार्टी में उनको लेकर ही बातचीत चल रही है। लेकिन इन सब के बीच में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मालवा और निमाड़ के क्षेत्र में अक्सर जो है पिछले कुछ अरसे में ना सिर्फ वोट ऑफ परसेंटेज बीजेपी का घटा है और कांग्रेस का बढ़ा है। यही कारण है कि पूर्व में भी यदि आप देखें तो विजय लक्ष्मी साधो, अरुण यादव, 2 मजबूत चेहरे वहां से निकलकर सामने आते हैं। और निमाड़ के इलाके में कांग्रेस, मालवा और निमाड़ का जो बेल्ट है उसमें बीते कुछ अरसे पहले तक कमजोर स्थिति में जरूर थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में बहुत हद तक बेहतर प्रदर्शन किया कांग्रेस के नेताओं ने। यही कारण था कि एक चुनौती थी बीजेपी के सामने कि एक अच्छा कैंडिडेट दे। ऐसे में वहां पे उनकी छवि बेहद अच्छे कैंडिडेटों के रूप में होती है गजेंद्र सिंह पटेल की। अब पार्टी किस तरीके से अपने कैंपेनिंग प्लान करती है, वो
ग्राउंड पर किस तरीके का वर्क होता है, मेहनत की जाती है, वो सबसे इंपॉर्टेंट होगी। पहले तो चेहरे मायने रखाते हैं और उसके साथ स्थानीय प्रत्याशी की जो है छवि मायने रखाती है। ये बहुत हद तक बीजेपी इसमें वर्क करने में कामयाब रही है। और जो सर्वेज हैं, जिन सर्वेज को ग्राउंड लिया गया है, उन सर्वेज के आधार पर बहुत कुछ तैयारियां की जा रही हैं। अब पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय कर रहा है कि रैलियां किसकी हो, कैंपेनिंग को बीजेपी का जोर है। कैंपेनिंग जैसे जैसे प्रत्याशियों के नामों के ऐलान हो रहे हैं, जैसे आज 3 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हुआ, वैसे वैसे वहां पे कैंपेनिंग को ग्रोथ दी जा रही है, ताकि आने वाले समय में ऐन वक्त पर किस तरीके की कोई कमी ना रह जाए। और बीजेपी की कोशिश है कि प्रधानमंत्री की योजनाएं और स्थानीय स्तर पर राज्य सरकार ने जो वादे किए थे वो कितने पूरे हुए नहीं हुए, उनको इस लोकसभा चुनाव में भुनाया जाए। बिल्कुल अजय, और ये बेहद जरूरी भी है कि इसका कुछ असर यहां पर हो। और बीजेपी के लिहाज से अगर बात करें तो अभी बाकी सीटों को लेकर के भी मैं चाहूंगा अजय कि आप कुछ और अहम जानकारियां दें कि 11 सीटों पर जो नाम घोषित होने हैं, 11 सीटों में बीजेपी के बहुत सारे गढ़ ऐसे हैं जिनमें विधानसभा चुनाव में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा, लेकिन उसे वापस बनाए रखना और उसके अलावा इन सीटों पर नामों की घोषणा न हो पाने की वजह से अजय ये संदेश जा रहा है कि बीजेपी में खींचतान है। क्या है अंदर की कहानी? देखिए, खींचतान तो कई मौजूदा दौर में बीजेपी को सबसे ज्यादा है। यदि आप खींचतान की बात करेंगे तो बीजेपी में शहडोल में स्थितियां ठीक नहीं है, बीजेपी में उज्जैन में स्थितियां ठीक नहीं है। अब मौजूदा सांसद बोध सिंह भगत के यदि आपने टिकट काटा है तो बालाघाट में भी स्थितियां विपरीत होंगी। यदि आप जहां जहां मौजूदा सांसदों के टिकट काटेंगे और दूसरे प्रत्याशियों को टिकट देंगे, नए प्रत्याशियों को उम्मीदवार बनाएंगे, वहां पर लाजमी बात है कि विरोध के स्वर जो है निकलकर सामने आएंगे। और आने वाले वक्त में जब चुनाव होंगे, जब मतदान होगा, तो वहां पर सैबोटेज भी आपने को देखने को मिल सकता है। तो बीजेपी ने इसकी प्लानिंग भी कर रखी होगी, क्योंकि पार्टी संगठन इस बारे में स्थितियां साफ करता रहा है। यदि नाराजगी है तो नाराजगी कुछ हद तक रहेगी और उसको मनाना हमारा काम है, लेकिन किस हद तक बीजेपी मनाने में कामयाब रह पाती है, यह सबसे ज्यादा देखने का विषय होगा। उन सब के बीच में बीजेपी के मजबूत गढ़ों की बात की जाए, ग्वालियर में यदि देखा जाए तो बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जाता है, लेकिन वहां से जबरदस्त तरीके से बीजेपी को नुकसान हुआ है। वही नुकसान हुआ जिसके चलते बीजेपी को सत्ता गंवानी पड़ी, क्योंकि उम्मीद नहीं थी। नरेंद्र सिंह तोमर वहां से केंद्रीय मंत्री चुनकर आया करते थे, अब वो पहुंच गए हैं मुरैना। क्यों पहुंच गए हैं, उसके पीछे का एक बड़ा कारण यह रहा कि जानते थे कि यदि ग्वालियर से दोबारा चुनाव लड़ लिया जाएगा तो पहले जैसी स्थिति में वो पार्लियामेंट के अंदर नहीं दिखाई देंगे। और मुरैना इसलिए इस लिहाज से वो सीट पहुंच गए। और मुरैना में अब जिस तरीके से हालात हैं तो वहां पर पार्टी अंदरूनी और भीतरी घात के झगड़ों से जूझ रही है। अशोक अरगल एक बीजेपी का ग्वालियर चंबल संभाग भिंड क्षेत्र में एक बड़ा चेहरा होते थे, वो कांग्रेस का दामन थामने की तैयारी कर चुके हैं। कांग्रेस के नेताओं के साथ इनकी मेल मुलाकात चल रही है। अनूप मिश्रा जो अटल बिहारी वाजपेयी के भांजे हैं, उनकी यदि बात की जाए तो उनके भी बहुत अच्छे बोल नहीं दिखाई देना है। कह जरूर रहे हैं पार्टी मां की तरह है और पार्टी के साथ गद्दारी नहीं करूंगा, लेकिन सियासतदान जो जुबान से बोलते हैं वो जरूरी नहीं वो दिल और दिमाग में भी वही पल रहा हो, क्योंकि अजय हमारे साथ राजगढ़ बीजेपी प्रत्याशी रोडमल साहब फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रोडमल जी, पार्टी ने भरोसा जताया, कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे? हेलो रोडमल नगर साहब, आवाज मिल पा रही है? पार्टी ने भरोसा जताया राजगढ़ से आप पर, किस तरह का क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? धन्यवाद भाई साहब। पार्टी ने भरोसा जताया, पार्टी के भरोसे पर खरे उतरेंगे। लेकिन नागर साहब, चुनौतियां बहुत हैं। राजगढ़ सीट है, ये दिग्विजय सिंह की पुरानी सीट है, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी सक्रिय हैं इन दिनों। क्या चुनौतियां देखते हैं अपने लिए? देखिए, चुनौतियां अपनी जगह, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता राजगढ़ क्षेत्र में बहुत मजबूत है। भारतीय जनता पार्टी का काम बहुत मजबूत है। भारतीय जनता पार्टी का काम है, मोदी साहब ने जो 5 साल में काम किए, मोदी सरकार ने, वो काम है, उनका नाम है। और भारतीय जनता पार्टी लोकसभा का चुनाव राजगढ़ क्षेत्र से जीत करके आएगी, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनवाएगी। लेकिन रोडमल साहब, विधानसभा चुनाव में बहुत अच्छे परिणाम नहीं मिले थे, उसके बाद पार्टी में कुछ वर्तमान सांसदों के टिकट कटने के बाद भी स्थितियां कुछ चुनौतीपूर्ण हो गई हैं, कैसे इनका सामना करेंगे? देखिए, चुनौती तो हर लड़ाई में रहती है जी, लेकिन मजबूती अपनी जगह है। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का संगठन वो मजबूत भी है। और दूसरी बात, पिछली बार जो कांग्रेस ने वादे किए थे, जो किसान धोखे में आया था, और जिस कदर से किसान के खाते में 2-2 लाख रुपए आए हैं, और वो 2-2 लाख रुपए आने से जो किसान उत्साहित है, उस उत्साह के साथ में वो कांग्रेस का इंतजार कर रहा है कि कब कांग्रेस आए और इन 2-2 लाख रुपए से उसका स्वागत करे कांग्रेस का। ये
मैदान की स्थिति कुछ अलग है। नागर साहब, आप कह रहे हैं कि चुनौतियां तो रहती हैं, लेकिन 2 मंत्री भी आपके खिलाफ हैं वहां पर। ठीक है ना, ठीक है, उससे कोई तकलीफ नहीं है जी। लेकिन रोडमल साहब, एक बात ये, क्यों इस बार के ये जो इतने टिकट कट रहे हैं, बदले जा रहे हैं, परफॉर्मेंस का दबाव रहेगा कि जीत कर ही आना है? जीत कर ही आना है, बिल्कुल जीत करके आना है। लेकिन ऐसे समय में रोडमल साहब, चूंकि चुनौतियां बहुत ज्यादा विपरीत हो रही हैं, ऐसे समय में कौन सी सबसे बड़ी ताकत आप समझते हैं भाजपा के लिए या रोडमल नागर के लिए? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का संगठन, कार्यकर्ता का जज्बा, मोदी साहब का नाम, मोदी साहब का काम, राष्ट्रवाद की धूम। रोडमल साहब, आप पार्टी ने आपको टिकट दिया है, इसलिए आपको ये चीजें नजर आ रही हैं, लेकिन उन कैंडिडेट्स की नाराजगी जाहिर कर रही है जिन्हें टिकट नहीं मिला। उन्हें ना मोदी नजर आ रहे हैं, उन्हें ना कार्यकर्ता नजर आ रहा है, उन्हें ना पार्टी से पुराने संबंध नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे इसके लिए? देखिए, प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, सबकी इच्छा आकांक्षा रहती है, सबका हक रहता है पार्टी के सामने अपनी बात रखने का। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में अधिकांश मैक्सिमम कार्यकर्ता अपनी बात रखने के बाद में पार्टी का जो निर्णय होता है, पार्टी के निर्णय के साथ में कदम से कदम मिला करके चलता है जी। और भारतीय जनता पार्टी के साथ सब लोग खड़े होते हैं। राजगढ़ सीट पर सबसे आसान बात क्या रहेगी रोडमल नागर के एक प्रत्याशी होने के नाते, कि लोग आपको स्वीकार करेंगे? ये कौन सी बड़ी वजह आप देखते हैं, अगर आप साझा करना चाहें तो? भारतीय जनता पार्टी के सरकारों के द्वारा किया गया विकास जी। तो ये सबसे बड़ी वजह रोडमल नागर मानते हैं कि राजगढ़ सीट पर उन्हें चुना जाएगा। बहुत शुभकामनाएं रोडमल नागर साहब, पार्टी ने भरोसा जताया, जनता भी भरोसा जताए, ये शुभकामनाएं हम आपको देते हैं। और बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार अजय, हमारे संवाददाता भी हमारे साथ मौजूद हैं। अजय, नागर साहब तो बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, पार्टी की चुनौतियां, आपसी खींचतान, विकास का काम, मोदी जी, तमाम उन्होंने बातें गिनवा दी, ये सब स्ट्रेंथ उनकी है। लेकिन चुनौतियां हैं अजय, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं और नागर साहब भी जानते हैं। देखिए, इस सब के बीच में यदि महत्वपूर्ण बात यह है कि नागर के लिए इस बार राह जो है थोड़ी सी आसान दिखाई देती है। आसान इस लिहाज से, भले दिग्विजय सिंह का मजबूत गढ़ हो राजगढ़, लेकिन दिग्विजय सिंह और उनके पुत्र जयवर्धन सिंह और उनके भाई लक्ष्मण सिंह, ये तीनों दिन रात इस वक्त भोपाल में मेहनत कर रहे हैं। और भोपाल में मेहनत करने की वजह यदि देखी जाए तो दिग्विजय सिंह की भोपाल से उम्मीदवारी है। दिग्विजय सिंह का समूचा पॉलिटिकल करियर इस वक्त दांव पर है। भले ये चीज दिग्विजय सिंह बहुत अच्छे से जानते हैं। यही कारण है कि कर्मचारियों के बीच में पहुंचते हैं दिग्विजय सिंह तो वो माफी मांगते हैं। आप सोच लीजिएगा कर्मचारियों के बीच किस लिहाज से माफी मांगते हैं, हाथ जोड़ के, कि यदि आप लोगों ने मुझे माफ नहीं किया तो मैं चुनाव नहीं जीत पाऊंगा। और एक वक्त वो था जब दिग्विजय सिंह बोलते थे कि चुनाव मैनेजमेंट से जीते जाते हैं, कर्मचारियों के दम पर नहीं जीते जाते हैं। मतलब राजनीतिक मजबूरियां दिग्विजय सिंह की, एक राजा की, उनको दिग्गी राजा कहा जाता है कांग्रेस के गलियारों में, वो राजा को कहां लाकर खड़ा कर देती हैं कि उसको एक मामूली कर्मचारियों के बीच में खड़े होकर माफी मांगनी पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि अब उनके बीच में सारी सब कुछ, पूरा राजनीतिक भविष्य राजधानी भोपाल के एक बड़े कर्मचारी वर्ग के हाथों में आता है, जिन्होंने उमाशंकर गुप्ता जैसे बड़े नेता को भोपाल के एक तरफ बिठा दिया सिर्फ इस बात से क्योंकि कर्मचारी वर्ग उनसे नाराज था। ऐसे में बहुत बड़ा कर्मचारी वर्ग आता है भोपाल में लोकसभा के क्षेत्र के अंतर्गत। और उस लोकसभा तो दिग्विजय सिंह जो है भोपाल से इन दिनों मेहनत कर रहे हैं, राजगढ़ पर उतना ध्यान नहीं दे पाएंगे। उनका मैकेनिज्म जरूरी है। जब खुद आप इलेक्शन कहीं और से लड़ते हैं, आपका गढ़ यदि खाली रह जाता है तो वहां पर जरूर जो है पहले जैसी मेहनत नहीं आप कर पाते हैं। यही एक जो एडवांटेज है नागर को, वहां पर रोडमल नागर को मिलता हुआ दिखाई देगा। और वहां पे जो बीजेपी का वर्कर, जो रूलर का वर्कर माना जाता है, वो आज भी ट्रेडिशनल वोटर जो है, हम पिछले कई दिनों से रूरल एरिया में थे तो आज भी उनके साथ खड़ा हुआ है। भले मध्य प्रदेश में सरकार जो है वो कांग्रेस की आ गई हो, लेकिन और कर्ज माफी का एक बड़ा फायदा कांग्रेस देने में कामयाब रही हो, लेकिन किसान एक बात जरूर पकड़ के बैठा हुआ है कि आपने पूर्ण कर्ज माफी की बात कही थी,
पहले कंडीशंस में नहीं उलझाया था, ये किसान जरूर सवाल कर रहा है। इन सब के महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि आखिर जो राजगढ़ की सीट है वो कांग्रेस के खाते में आती है या बीजेपी के खाते में आती है। हाँ। मई के आखिरी में आपको और हमको दोनों को मालूम पड़ेगा। बिल्कुल अजय, और तब तक हम आपसे और भी महत्वपूर्ण जानकारियां ऐसी हमारे दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अजय जी मेरे संवाददाता जो कि बता रहे थे कि क्या है इन 3 सीटों पर परिस्थितियां और आने वाले चुनाव में क्या कुछ हो सकता है।